हेलो स्टूडेंट्स। तो अब इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आप साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे पेपर पेन लेकर। यदि ऐसा कर रहे हैं, आई होप सो, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैकेनिक्स में एज सच बहुत थियोरी नहीं होती है, मैकेनिक्स स्ट्रांग होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग से। तो आप जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये उतना ही आपका टॉपिक ये और मैकेनिक्स के अदर टॉपिक स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो केवल कहानी ना सुने, बल्कि साथ साथ में इनको सॉल्व करें और उन नोट्स को बनाए रखें अपने पास। लास्ट टाइम रिवीजन में ये सब आपको बहुत काम आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन इस वीडियो का। अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kilograms which has an initial speed of 6 meters per second at t equals to 0 slides on a horizontal surface। 4 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, t इक्वल्स टू 0 पर उसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड और वो स्लाइड हो रहा है किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमको ऐसा नहीं बताया है कि वो हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ है या उसमें फ्रिक्शन है, हमको नहीं बताया हुआ है। पहले पार्ट में क्या बोला है, कैलकुलेट द वर्क डन दैट मस्ट बी डन ऑन द ब्लॉक टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। कितना वर्क डन होगा उस ब्लॉक को रेस्ट में लाने के लिए। अब रेस्ट में आया है मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होकर जीरो हुई है, और काइनेटिक एनर्जी यदि डिक्रीज हुई है मतलब वर्क डन है नेगेटिव। और ये वर्क डन किसने किया होगा, वर्क डन का नेगेटिव होना मतलब डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट है वो फोर्स। तो फोर्स कौन सा हो सकता है, तो वो फोर्स हो सकता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ने ही इस ब्लॉक के ऊपर किया है नेगेटिव वर्क डन, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होकर जीरो हुई है। ये कंसेप्ट है। अब सॉल्विंग कैसे करेंगे, तो पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो एक क्लू होता है, यदि फ्रिक्शन प्रेजेंट है किसी प्रॉब्लम में तो हमको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। फ्रिक्शन एब्सेंट है तो फिर लगाते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव एंड वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यह है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब सबसे पहले क्या करना होता है, हमको सिस्टम अज्यूम करना पड़ता है हम कि सिस्टम किसको बना रहे हैं। तो हमारा सिस्टम यदि है वो ब्लॉक और अर्थ। अब ये सब आपको वहां लिखना नहीं है, एग्जाम में सोचना होता है, और प्रैक्टिस हो जाने के बाद ये भी सोचना नहीं है, सीधे आपको याद आ जाएगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करना है, तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो हमने सिस्टम बनाया किसे, ब्लॉक को और अर्थ को। ब्लॉक और अर्थ को मिलाकर हमने हमारा सिस्टम अज्यूम किया। तब एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से होंगे, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा होगा, तो एक तो होगा नॉर्मल रिएक्शन, ये एक्सटर्नल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वो इंटरनल और कंजर्वेटिव हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो फ्रिक्शन हो जाएगा नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स। तो ये फोर्सेस अवेलेबल है। अब इसमें से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन, वो तो डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर होगी, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो। फिर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, इसका भी वर्क डन जीरो होगा, ग्रेविटी का। ग्रेविटी डाउनवर्ड्स एक्ट करेगी और ये अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव करेगा, तो एंगल 90 होने से फिर वर्क डन जीरो हो गया। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, बचता है सिर्फ ये वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव मतलब ही वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो यही हमसे पूछा हुआ है, वर्क डन दैट मस्ट बी डन ऑन द ब्लॉक टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। तो वर्क डन किया होगा फ्रिक्शन ने, और वो क्या होगा, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो हो जाएगी जीरो, और इनिशियल कितनी होगी, हाफ उस ब्लॉक का मास 4 इंटू स्पीड स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर। ये इसका आंसर है। माइनस साइन के साथ क्यों आ रहा है, क्योंकि वर्क डन है नेगेटिव, इसीलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है। तो जब भी किसी ब्लॉक पर नेगेटिव वर्क डन हो मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। तो ये कट कर कितना हो जाएगा, सॉल्व होकर ये दो बार कैंसिल, ये 36 यानी -72। SI यूनिट्स में सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आ जाएगा जूल में। तो ये पहले पार्ट का आंसर।
तो एग्जाम में आएगा तो ये सब लिखते हुए नहीं करना है, आपको बस सोचना है। और ये नेगेटिव साइन के साथ यदि आंसर है तो फिर नेगेटिव वाले को प्रिफर करना है। यदि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिए हो तो फिर नेगेटिव साइन वाला ज्यादा करेक्ट होगा। आगे बोल रहे हैं, इफ अ कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन इज एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक बाय द सरफेस, डिटरमिन द फॉलोइंग। अब क्या बोला जा रहा है हमसे कि यदि उस ब्लॉक पर 8 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक बाय द सरफेस, तो हमको बताना है स्पीड ब्लॉक की कितनी होगी एज फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम की टर्म्स में, टाइम की टर्म्स में हमको बताना है उसकी स्पीड। ये दूसरा पार्ट है। अब फोर्स कितना बोला हुआ है 8 न्यूटन, मास कितना दिया हुआ है 4, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ लगाना है। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा ये फोर्स 8 अपॉन मास, वो कितना 4, और ये कितना आ गया 2। अब इसको माइनस साइन दे देता हूं मैं। माइनस किस लिए, क्योंकि ये फोर्स ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट ही एक्ट कर रहा होगा, और ये एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन यदि है तो हम इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं, जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ी हुई है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमको क्योंकि स्पीड बतानी है उसकी एज फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू प्लस ए टी, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड है उसकी 6, एक्सेलरेशन इज 2 मतलब -2, और ये हो गया t, यानी v इज इक्वल टू 6 माइनस 2t। ये आ गई स्पीड इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन अदर वर्ड्स स्पीड v एज फंक्शन ऑफ टाइम t। तो ये आ गया v। अब क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस x दैट द ब्लॉक स्लाइड्स एज इट कम्स टू रेस्ट। रेस्ट तक आने में उसने कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ या डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है और वो ब्लॉक पलट भी नहीं रहा है, वापस भी नहीं आ रहा है, अपने पाथ को रिट्रेस भी नहीं कर रहा है, तो दोनों बराबर होंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली ये आपको पता होगा कि ये वेक्टर इक्वेशंस होती हैं, तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है। वो जो इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। पर यहाँ पर कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी हमको, ये वाली, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि हमको चाहिए उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्टेंस चाहिए। ये इक्वेशन जरूर स्केलर होती है। तो वी स्क्वायर, वी कितना होगा, फाइनल उसकी वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी है 6, 6 स्क्वायर -2, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया था, बस इसको सॉल्व कर देना आपको। 36/4, 36/4 मतलब कितना हो जाएगा ये 9 मीटर। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। तो यहाँ हमने क्यों किया इस वाले चैप्टर में, क्योंकि हमको यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ी। इसके दूसरे पार्ट्स में यदि मैट्रिक्स मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें इनको भी शामिल किया जा सकता है, एक आध इसके ऊपर क्वेश्चन और बनाया जा सकता है, 4 चीज़ों को आपको मैच करने को बोला जाएगा। तो कहीं भी कुछ भी यूज होता है फिजिक्स में, इतना ध्यान रखें, इसलिए मिसलेनियसली करना चाहिए। तो यहाँ आपकी अपने आप प्रैक्टिस हो रही है, आप वर्क एनर्जी थ्योरम की प्रॉब्लम कर रहे हैं, और कल भी जो हमने किया था उसमें भी काइनेमेटिक्स यूज हो रही थी, अभी भी आप देख रहे हैं। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी अगली प्रॉब्लम, अ 0.5 kilogram object rotates freely in a vertical circle at the end of a string of length 2 meters as shown. As the object passes through point P at the top of circular path, the tension in the string is 20 newtons. Assume G is equals to 10 meters per second squared. एक रस्सी है 2 मीटर लंबी और उसके एक एंड पर एक ऑब्जेक्ट बांध दी है, कितने की, 0.5 किलोग्राम की, और उसको किसी वर्टिकल सर्कल में रोटेट कर रहे हैं फ्रीली। और ये बोला है कि जब वो ऑब्जेक्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पर है तब इस स्ट्रिंग में टेंशन है 20 न्यूटन का, और जी लेना है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब पार्ट ए में कह रहे हैं ऑन द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट शो की हुई है,
Draw and clearly label all significant forces on the object when it is at the point P. तो आपको रटा ही होगा कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं। यदि इसका मास m है तो एक फोर्स तो होगा इसका वेट, कितना mg, और दूसरा होगा टेंशन, और वो भी डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। ये फैक्ट याद कर लेना चाहिए, पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। तो T और mg दोनों नीचे लगेंगे और रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स T प्लस mg होगा, और ये नेट फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। नेट फोर्स T प्लस mg प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसको सर्कल में घूमना है तो सेंटर की तरफ ये फोर्स चाहिए ही, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r। ये दोनों मिलकर उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो पहले पार्ट का तो आंसर ये हो गया, दोनों फोर्स नीचे लगेंगे। पार्ट बी, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट पी। जब वो पी पर है तो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो जैसा पहले मैंने कहा कि ये दोनों मिलकर T प्लस एम जी, ये दोनों मिलकर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन एल, और ये है टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड, मान लो है वो v। तो T प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल लगाकर v कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना है इसका मास, मास है हाफ, टेंशन हमको बोला हुआ है कि जब सर्कुलर पाथ के टॉप पर है, पी पर है वो ऑब्जेक्ट, तब टेंशन स्ट्रिंग में 20 न्यूटन। तो ये हो गया 20। फिर मास कितना है, हाफ के जी है 10। फिर यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे मास हाफ, वी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दे रखी है 2। तो बस ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, 20 और ये 25 हो गया, और ये 4, ये 4 होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई होके 100 हो गया वो। तो वी स्क्वायर इज 100, एंड सो वी कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। वी की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड होगी उसकी टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड। ये पार्ट बी का आंसर है। अगले पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एज इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। पॉइंट पी से क्यू पर जब वो आती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज कितना है। अगले पेज पर करते हैं पार्ट सी। तो इसे हम सॉल्व करेंगे बाय द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या जानते हैं आप, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ये प्रिंसिपल लगाएंगे बिटवीन पी एंड क्यू। हमको निकालना क्या है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो माइनस साइन होता है ये ऑलरेडी डिक्रीज का है। तो जब ये ऑब्जेक्ट P से Q पर आएगी और Q पर यदि पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो रिगार्ड कर लें, तो यहां से यहां आने में वो नीचे आ रही है, नीचे आ रही है मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो ऑलरेडी डिक्रीज का माइनस साइन है तो इसको नहीं लेना है, हम लिख लेंगे सीधे mg और h। और h कितना होगा, तो इसका डायमीटर, लेंथ यदि स्ट्रिंग की l है तो डायमीटर कितना होगा 2l। तो ये मैंने लिखा है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। बस यहाँ वैल्यूज डाल देनी है। कितना है मास, मास है हाफ के जी बोला है 10 लेने के लिए, और रस्सी कितने की थी, 2 मीटर की, तो ये टोटल हो जाएगा 4। तो बस ये आ गया 20 जूल के बराबर। तो डेल्टा के मतलब इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट कम्स फ्रॉम पी टू क्यू विल बी 20 जूल। तो ये आंसर हो गया इसका। अब नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट डी में क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग एज द ऑब्जेक्ट पासेस थ्रू पॉइंट क्यू। तो जब वो पी से क्यू तक आती है, यानी क्यू से पास हो रही है, जब लोअर मोस्ट पॉइंट पर है, तब स्ट्रिंग में टेंशन कितना है। तो तब फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे, इस ब्लॉक को अब यहाँ अज्यूम करना पड़ेगा। तो फोर्सेस कौन कौन से, एक तो एम जी डाउनवर्ड्स, और दूसरा होगा टेंशन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ। ये तो हो गए फोर्सेस। नेट फोर्स कितना चाहिए सेंटर की तरफ, एम वी स्क्वायर बाय एल। एम वी स्क्वायर बाय एल या डैश बोल देंगे उसको, यहाँ तो स्पीड हमने निकाली थी पहले 10, यहाँ की स्पीड को v1 बोल देते हैं। तो T माइनस एम जी, क्योंकि नेट फोर्स ऊपर चाहिए, नेट फोर्स ऊपर चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा, T माइनस एम जी इक्वल्स टू एम वी वन स्क्वायर या वी एल स्क्वायर, लोअर मोस्ट पॉइंट है इसलिए,
अपॉन एल, ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और हमको चाहिए क्या, टी, तो टी इज इक्वल टू होगा एम जी प्लस एम वी एल स्क्वायर अपॉन एल, ये आंसर होगा। पर क्या हमको वी एल पता है, लोअर मोस्ट पॉइंट पर की स्पीड नहीं मालूम, तो फिर से हमको लगाना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन पी एंड क्यू। तो अब जो है इसको ऐसा लिखूंगा मैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के। एक और तरीका है इसको यूज करने का, अप्लाई करने का, वो यहाँ समझ लें आप अच्छे से। यहाँ क्या लिखेंगे हम, ये क्या है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज विद माइनस साइन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा लिखेंगे। और ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब इस माइनस साइन की वजह से ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, यू आई प्लस हो जाएगा, और के आई को इधर लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा, के आई प्लस यू आई, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी पहले की। और के एफ तो ऑलरेडी यहाँ है, और इस माइनस से माइनस हो गया था, इसको उधर ले जाएं तो ये हो गया यू एफ। इसका मतलब एनर्जी कंजर्व्ड है, जितनी पहले थी टोटल एनर्जी उतनी ही अभी होगी। तो अब हम इस फॉर्म में इसको लगाते हैं। हमको चाहिए एक्चुअली वी एल, वी एल फाइंड करने के लिए हम लगा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो हम लिखेंगे टोटल एनर्जी पी पर की, क्योंकि वहां की अब स्पीड हमको मालूम है, हमको पता है ये वीपी हमने निकाला था 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमने फाइंड आउट किया था। तो यहाँ की स्पीड पता है, लोअर मोस्ट पॉइंट की स्पीड हमको चाहिए, तो टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, टोटल एनर्जी पी पर की और टोटल एनर्जी क्यू की। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या मान रहे हैं, जीरो, जीरो मान रहे हैं। तो यहाँ टोटल एनर्जी कितनी है, तो पहली तो है काइनेटिक एनर्जी, कितनी होगी वो हाफ, हाफ, या इसको पहले m लिखते हैं क्योंकि m कैंसिल आउट हो जाएगा, आप देखना, m मास उस ऑब्जेक्ट का, g, और कितना ऊपर है वो यहाँ से, 2l ऊपर है, तो एम जी इंटू 2l, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। ये लिख लिया हमने, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो वो कितनी होगी, हाफ एम वी पी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी। और क्यू पर पोटेंशियल एनर्जी तो हमने जीरो ली है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, मतलब कितना, हाफ एम वी एल स्क्वायर, ऐसा होगा। अब ये m और ये m कैंसिल आउट, और अब वैल्यूज डाल दें तो थोड़ा आसान हो जाएगा, g 10 और 2l मतलब 4, ये टोटल हो गया 40, 2 इंटू 2, ये 4 इंटू 10, 40 हो गया ये, प्लस हाफ वीपी स्क्वायर, वीपी कितना है 10, 100, ये 100 हो जाएगा स्क्वायर उसका, अपॉन 2 यानी हो गया 50, इसको 50 लिख लेते हैं, 50, और ये 2 का कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ गया हमारे पास में वी एल स्क्वायर, वी एल स्क्वायर 180, वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू है 180, 180, ये वी एल स्क्वायर है नॉट वी एल, यहाँ वी एल स्क्वायर की ही हमको जरूरत है। तो बस यहाँ अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा टेंशन, T इज इक्वल टू कितना, एम जी, मास कितना है हाफ, जी इज 10 प्लस m अगेन हाफ, और ये वी एल स्क्वायर है 180, 180 अपॉन एल, दैट इज 2, ये 4 से कटेगा, 2 से काटें तो 90, और फिर से 2 बार कैंसिल हुआ तो 45, और ये कितना होगा 5, तो ये हो गया 50 जूल के बराबर, 50 जूल। तो ये है, क्या निकाला है हमने, सॉरी जूल नहीं, न्यूटन, तो ये होगा 50 न्यूटन के बराबर, क्योंकि हम तो टेंशन फाइंड आउट कर रहे हैं, टेंशन मतलब फोर्स, यानी 50 न्यूटन होगा टेंशन जब वो लोअर मोस्ट पॉइंट पर है। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। तो अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 meters हाई, a ball of mass 0.4 kilogram is launched horizontally with a velocity of 30 meters per second at
t equals to 0 as shown. The potential energy of the ball is 0 at the bottom of the cliff. Use G is equals to 10 meters per second squared. Part A. Calculate potential kinetic total energies of the ball at t equals to 0. तो एक बॉल 80 मीटर हाई क्लिफ के टॉप से t इक्वल्स टू 0 पर इस तरह प्रोजेक्ट की जाती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड से, मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस हो गया। तो आपको पता है जो ट्रेजेक्टरी होगी वो इस तरह की होगी, यह है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस, ये उसकी ट्रेजेक्टरी होगी। तो हमसे बोला है कि 80 मीटर हाई क्लिफ के टॉप से 0.4 किलोग्राम मास वाली एक बॉल हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट होती है, लॉन्च होती है विद वेलोसिटी 30 मीटर्स पर सेकेंड एज शोन, और यहाँ पर क्लिफ के बॉटम में पोटेंशियल एनर्जी को जीरो रिगार्ड कर लिया है। तो हमको बताना है बॉल की पोटेंशियल काइनेटिक और टोटल एनर्जी कितनी होगी एट टी इक्वल्स टू 0। मतलब जब ये यहाँ है बॉल, तब टोटल एनर्जी कितनी होगी ये हमको बतानी है। तो क्या क्या करना पड़ेगा, पहले निकालते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए यहाँ हमने 0 माना है पोटेंशियल एनर्जी को, तो यहाँ कितनी होगी, यदि हाइट है h तो ये होगी mgh। तो मास कितना दे रखा है 0.4, g इज गिवन टू बी 10 और ये हाइट है 80। बस इस तरह इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी, तो ये हो गई 320 जूल के बराबर। तो ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अब निकालते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। मास कितना है 0.4 और किस वेलोसिटी से उसे प्रोजेक्ट किया है, उसे प्रोजेक्ट किया है 30 से, मतलब ये हो जाएगा 900। एक जीरो इसको दे दें तो ये 4, 2 से कैंसिल, यानी ये हो गया 180 जूल के बराबर। तो ये उसकी काइनेटिक एनर्जी हुई। अब निकालनी है हमको इसकी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो इन दोनों का सम। टोटल एनर्जी मतलब ही उसकी पोटेंशियल और उसकी काइनेटिक दोनों का सम। तो 320 और 180 यानी ये हो गया 500 जूल के बराबर। तो ये हो गई टोटल एनर्जी। ये पहला पार्ट खत्म हुआ। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, ऑन द एक्सिस बिलो sketch and label graphs of potential kinetic total energy of the ball as functions of the distance fallen from the top of the cliff। और सी में बोल रहे हैं sketch and label kinetic potential energy of the ball as function of time। दोनों में फर्क है, एक में हमको बताना है पोटेंशियल काइनेटिक टोटल एनर्जी एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस शो किया हुआ है, और इधर एनर्जी वाई एक्सेस पर, जबकि यहाँ एक्स एक्सेस पर है टाइम और इधर है एनर्जी। तो एनर्जी एज फंक्शन ऑफ टाइम है ये, और यह एनर्जी एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फॉलन या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, तो हमको ये पता होना चाहिए कि फ्री फॉल में टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। हम सिस्टम किसको बनाते हैं, बॉल और अर्थ को मिलकर सिस्टम बनाते हैं। तो टोटल एनर्जी क्यों कंजर्व रहती है, तो एयर फ्रिक्शन को, विस्कस फोर्स को यदि एब्सेंट मान लें, तो एक्सटर्नल फोर्स तो सिर्फ कौन होगा, वो होगा ग्रेविटी। और सिस्टम यदि बॉल और अर्थ को बनाया तो वो तो इंटरनल हो गया, तो कंजर्वेटिव फोर्स ही है। इंटरनल जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, यानी आपस में वो बदलेंगी काइनेटिक पोटेंशियल पर टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है इन फ्री फॉल। ये ध्यान रखेंगे तो आसानी से आप बना सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले पूछा है हमसे पोटेंशियल काइनेटिक टोटल, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। टोटल एनर्जी एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फॉलन, ये दिखाया हुआ है डिस्टेंस कहाँ से, टॉप से। टॉप ऑफ क्लिफ पर 0 और यहाँ आएंगे तो ये कितना हो गया, बॉटम पर 80। तो ये डिस्टेंस फॉलन लिखा हुआ है। तो टोटल एनर्जी को तो कंजर्व रहना है। टोटल एनर्जी कितनी है 500 जूल। तो 500 जूल से स्टार्ट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, बस ऐसी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यदि, तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी का ग्राफ। ये बहुत आसान है। तो ये तो होगी टोटल एनर्जी। यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं। क्या ये सही बना है, सही है, सही नहीं है, ये ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो इसको ऊपर ले जाते हैं।
ऊपर कैसे जाता है ये, ऊपर जाता है ये ऐसे, ये नीचे कर देते हैं चलो। तो ये हो गया 500 जूल पर एक स्ट्रेट लाइन। तो ये टोटल एनर्जी का ग्राफ हो गया। अब क्या बताना है हमको, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला लगा लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ये होगा एम जी एच, और एच को लिख लेते हैं हम डेल्टा एच। जैसे जैसे एच बदलेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी बदलती जाएगी। ग्राउंड से उसकी हाइट कम होती चली जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती चली जाएगी। और कितने से कितनी हो जाएगी वो, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है तो वह 320, और ग्राउंड पर कितनी है 0, मतलब ये वेरी होगी 320 जूल से 0 तक। इस तरह से ये डिक्रीज होगी। पर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ये डेल्टा एच से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब लीनियरली वेरी करेगी। मतलब जो इसका ग्राफ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होगा। और 320 से 0 कर दो इसको, तो ये है 320, ये 320 है पहला मार्क। 320 से इसको कर दिया जाए कितना 0, कहाँ पर, यहाँ पर। और ये टॉप से डिस्टेंस कितनी है, ये है 80। तो बस 80 तक इसको ले आया जाए तो ये काम बन जाएगा। किसी और कलर से इसको बना देते हैं, 320 से ये 0। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। ये भी स्ट्रेट लाइन ही होगा। अब काइनेटिक एनर्जी की यदि बात करेंगे तो हमको ये मालूम है कि जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आएगा काइनेटिक एनर्जी में उतना ही इंक्रीज आएगा। यानी इसी में हम लिख सकते हैं ऐसा, ऐसा लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी भी उसी प्रोपोर्शन में, मतलब लीनियरली इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे हाइट फ्रॉम द ग्राउंड बढ़ती जाएगी। तो इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही होगा। बस काइनेटिक एनर्जी कहाँ से कहाँ बदलेगी वो, ये 320 से 0 हुई। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी है, इनिशियली है काइनेटिक एनर्जी 180 जूल। तो ये 180 से 180 जूल से कितनी हो जाएगी 500 जूल, टोटल एनर्जी के बराबर। 180 जूल से 500 जूल तक एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जेई में बहुत आ सकते हैं जिसमें आपको सोचना ज्यादा है, करना बहुत कम है। तो एक ग्राफ बना देते हैं, कहाँ से शुरुआत करें, 180 से। तो ये 100 है तो 180 ये है, और 180 यदि ये है तो इस तरह का ग्राफ हो जाएगा किसके लिए, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो ये तीनों ग्राफ्स हुए, तीनों पर अलग अलग मेंशन कर देते हैं कौन सा ग्राफ है। ये क्या है, तो ये है टोटल एनर्जी का ग्राफ। दिस इज ग्राफ फॉर टोटल एनर्जी। और ये वाला ग्राफ किसका है, तो ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का, और ये वाला ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का। ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, क्या बोला मैंने आपसे कि टोटल एनर्जी को कंजर्व्ड रहना है। जब ये यहाँ है बॉल तो पोटेंशियल कितनी है 320, और काइनेटिक है 180। और जैसे ही ये बॉल नीचे आएगी तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि वो तो डिपेंड करती है हाइट फ्रॉम द बॉटम या ग्राउंड। तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। और जितना पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज आएगा या जिस तरह से आएगा उसी तरह का चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में। बस एक डिक्रीज होगी तो दूसरी इंक्रीज होगी। तो डेल्टा यू ऐसा होता है, डेल्टा एच किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब लीनियर वेरिएशन होगा, स्ट्रेट लाइन ही बनानी पड़ेगी पोटेंशियल एनर्जी के लिए। 320 से शुरू करके और ऐसा ग्राफ बना देंगे, क्योंकि यहाँ एनर्जी 0 हो गई है, 320 से 0। और इसमें कितनी होगी काइनेटिक, तो जितनी पोटेंशियल कम होती है उतनी काइनेटिक बढ़ती है। इस प्रॉपर्टी को यूज करके ऐसा कह सकते हैं कि ये 180 से 500 हो जाएगी, वेरिएशन ऐसा ही होगा लीनियर। तो ये ग्राफ बना लिया हमने। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला, ऑन द एक्सिस बिलो sketch and label kinetic potential energies of the ball as function of time until the ball hits ground। या अधूरा रह गया है यहाँ पर, hits ground या bottom। तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो टोटल एनर्जी को तो फिर भी कंजर्व रहना है,
पर हमको पहले ये पता करना पड़ेगा कि इसको गिरकर बॉटम या ग्राउंड तक आने में समय कितना लगता है। तो कितना समय लगेगा, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की कहानी हो गई। यह है 80 मीटर। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। मतलब हम सिर्फ बात करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। ऐसा हम वहां करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। और कितना इसको नीचे आना है, 80। तो डायरेक्ट चाहें तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, पता ही होगा आपको, T इज इक्वल टू 2h/g। 2h/g, तो 2 इंटू 180/10, 36 का स्क्वायर रूट 6। मतलब 6 सेकंड में ये बॉल नीचे आने वाली है। मतलब ग्राफ हमारा यहीं तक आएगा, बस यहीं तक आएगा। टोटल एनर्जी के लिए तो फिर से वही स्ट्रेट लाइन बना दें, 500 वाली। 500 वाली स्ट्रेट लाइन बना देते हैं यहाँ पर 500 पर। ये तो ये है टोटल एनर्जी की कहानी। ये टोटल एनर्जी कहाँ तक, 6 तक। पहले ये लाइन बना दी टोटल के लिए, और अब बात करना है हमको पोटेंशियल और काइनेटिक की। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, तो मोशन अंडर ग्रेविटी वाली कहानी है। तो डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एनर्जी है। पर कोई बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम यदि बनाओगे तो ये इक्वेशन लगाओगे, एच एच इज इक्वल टू यू टी वाली टर्म। तो यू कितना है, यू है वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में तो यू 0 है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी 10 है, यानी एच में वेरिएशन किस तरह आएगा, 5t² से। और जैसा एच में वेरिएशन आएगा वैसे यू में आएगा, यानी यू और टी स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनाना पड़ेगा हमको, पैराबोलिक। यू जो है टी स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पैराबोलिक ग्राफ होगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एच भी बढ़ता जाएगा। एच भी बढ़ता जाएगा इधर से एच कम होता चला जाएगा, मतलब एनर्जी डिक्रीज होगी। मतलब डाउनवर्ड्स पैराबोला हमको बनाना पड़ेगा। कहाँ से शुरुआत करके, तो यू की शुरुआत 320 से होती है। यह है 320 का पॉइंट। 320 से कहाँ तक आना था हमको, 6 तक, यहाँ तक। तो इस तरह का ग्राफ हो जाएगा इसका। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी उसी रेशो में इंक्रीज होती है, तो वो भी पैराबोलिकली इंक्रीज होगी। कहाँ से शुरुआत करना पड़ेगी उसकी, उसकी 180 से शुरुआत करना पड़ेगी। तो 180 ये है, तो यहाँ भी एक पैराबोला बना देंगे। तो इस तरह की ये ग्राफ होंगे, टोटल एनर्जी और ये पोटेंशियल और ये काइनेटिक। तो इस सवाल पर आप जरूर ध्यान देना, खुद बना के देखना, खुद सोच कर देखना। ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, और इसमें कहीं मुझसे मिस्टेक हुई हो तो वो भी आप पॉइंट आउट करना। मैंने अपने हिसाब से तो आपको समझा दिया है, कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। कॉपी पेन लेके साथ में आप सॉल्व करें इसे। कहानी मत सुनो, कहानी सुनने का कोई फायदा नहीं होगा अनलेस कॉपी पेन लेकर, पेपर पेन लेकर आप साथ में यदि सॉल्व करोगे, इन नोट्स को अपने पास बनाए रखोगे, तो लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत काम आएंगे। क्योंकि 11th में किया हुआ या की हुई मेहनत वो 12th तक आते आते तक वो गुम ही जाती हैं, हमारी नोटबुक से गुम जाती हैं। हम क्या रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमने कहीं लिख कर रखा ही नहीं होता, आधा अधूरा हमने कहीं सुना होता है। वैसे तो कम लोग ही सुनते होंगे वीडियोस को, क्योंकि बच्चों को चाहिए ट्रिक्स, और ट्रिक वाला वीडियो तो बहुत ज़्यादा देखते हैं। इतना सब सुनने के लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अच्छे बच्चे बनो, पेपर पेन लो, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, मेरे साथ जुड़ो। पूरे साल इस तरह के क्वेश्चंस हम करते रहेंगे। इसका बड़ा फ़ायदा आपको होगा, जेई मेन में भी, एडवांस में भी, और नीट के बच्चों को भी। नीट के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, तो थोड़ा आपको लगेगा कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और नहीं तो छोटे मोटे क्वेश्चंस करने से वो कर लेते हैं हम, पर वो कॉन्फिडेंस आपका वो बन नहीं पाएगा उतना। वहां पर आपको नीट के बच्चों के साथ प्रॉब्लम यह है कि 45 क्वेश्चंस एक सिटिंग में उनको सॉल्व करने होते हैं। आजकल ज़माना 45 का ही है।
तो इस तरह के क्वेश्चंस करोगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, तो वो क्वेश्चंस भी आपसे बन पाएंगे आराम से। तो क्या है क्वेश्चन, 2 10 किलोग्राम बॉक्सेस आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन। तो दो बॉक्सेस हैं, दोनों कितने के हैं, 10 किलोग्राम के, और इनको कनेक्ट किया हुआ है किसी मासलेस स्ट्रिंग से, और ये स्ट्रिंग पास हो रही है फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से। द बॉक्सेस रिमेन एट रेस्ट। अभी शुरुआत में ये दोनों कैसे हैं, बॉक्सेस रेस्ट में है। वन ऑफ द राइट हैंगिंग वर्टिकली, राइट वाला वो हैंग कर रहा है, एंड वन ऑन द लेफ्ट 2 meters from the bottom of an inclined plane that makes an angle of 60 degree with the horizontal। तो ये लेफ्ट वाला बॉक्स इंक्लाइन प्लेन के बेस से 2 मीटर पर है, और दोनों ही रेस्ट में है, और इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन है 60 डिग्री। The coefficients of kinetic friction and static friction between the left hand box and the plane is 0.15 and 0.30 respectively। तो इस प्लेन और इस बॉक्स के बीच कोएफिशिएंट ऑफ, यह है काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के, क्योंकि कम है, और यह है म्यू एस। तो गलती ना हो जाए आपसे, ये बात आपको पता होगी कि म्यू के कम होता है थोड़ा सा म्यू एस से। यू मे यूज जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, साइन 60 दिया हुआ है, कॉस 60 का वैल्यू दिया हुआ है। पहले पार्ट में बोल रहे हैं व्हाट इज द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। तो ऐसा क्वेश्चन देखकर जो पहला थॉट दिमाग में आता है वो ये कि न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओ, दोनों के लिए दो सेपरेट इक्वेशंस बनाओ, और उनके मैनिपुलेशन से अननोन फाइंड कर लो। ये हमारी हैबिट होती है, पर इस क्वेश्चन में ऐसा सब कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम है रेस्ट में, दोनों ब्लॉक्स रेस्ट में है। तो यदि हम सिर्फ इस राइट बॉक्स की बात कर लें, तो इस पर एक्ट करने वाले फोर्सेस कौन कौन से होंगे, एक तो इसका वेट 10 g डाउनवर्ड्स, और दूसरा होगा टेंशन, और ये टेंशन इसमें भी इतना ही होगा क्योंकि ये मासलेस स्ट्रिंग है। तो यदि हम सिर्फ राइट वाले की बात कर लें, राइट वाले बॉक्स की, तो ये दोनों फोर्सेस बराबर होने चाहिए, नेट फोर्स 0 और ये रेस्ट में बना हुआ है। तो T इज इक्वल टू 10 g, ये आंसर हो जाएगा। और जी की वैल्यू बोला है क्वेश्चन में 10 लेने के लिए, यानी ये हो गया 100 न्यूटन। मतलब कुछ सेकेंड्स में आपका आंसर आ जाएगा, यदि ये बात क्लिक हो जाए तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर अगला पार्ट करते हैं, क्या बोला है, ऑन द डायग्राम बिलो ड्रॉ एंड लेबल ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉक्स दैट इज ऑन द प्लेन। इस वाले बॉक्स की बात हो रही है, इस बॉक्स पर लगने वाले फोर्सेस हमको शो करने हैं इस वाले डायग्राम में, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाना है। तो हमारे दिमाग में आ गया कि ये रेस्ट में है, और रेस्ट में है मतलब इस पर नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा। पर फोर्सेस आएंगे कौन कौन से, एक तो आएगा टेंशन, तो अभी हमने शो किया था, इधर होगा ये टेंशन। टेंशन होता है हमेशा बॉडी से दूर, उससे दूर बनाना चाहिए उसको। तो ये तो हो गया टेंशन, एक फोर्स तो ये हो गया, इसको यहाँ शो कर देते हैं, ये हो गया वो टेंशन का फोर्स टी, ये हो गया टी। फिर एक फोर्स होगा इसका वेट, और वेट कहाँ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो ये हो गया एम जी, ये दूसरा फोर्स हो गया। ये दो फोर्स तो हो गए, पर फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा होगा, भले ही वो रेस्ट में है। कौन सा वाला फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, क्योंकि हमको हॉरिजॉन्टल में भी फोर्सेस को बैलेंस करना है, और वर्टिकल में भी। वर्टिकल वाला काम तो हो जाता है, आपको पता है कि यदि इसको रिजॉल्व कर लें एम जी को, तो ये एंगल थीटा होता है, और इस एम जी का इधर जो कंपोनेंट आता है वो है एम जी कॉस थीटा, और इधर जो आता है वो है एम जी साइन थीटा। और एक होती है नॉर्मल रिएक्शन, एक होती है नॉर्मल रिएक्शन, यानी फोर्सेस कौन कौन से हमको शो करने होंगे इसमें, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, टेंशन और mg, ये तीन फोर्सेस होंगे। हमने mg को कर लिया रिजॉल्व mg कॉस और mg साइन में। इसका रिजोल्यूशन अभी जरूरी नहीं था, रिजोल्यूशन तो इसलिए किया है क्योंकि हमको ये पता करना है कि फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा है, अप द इंक्लाइन या डाउन द इंक्लाइन, ये पता करने के लिए इनको रिजॉल्व किया। तो एम जी कॉस थीटा और एन तो बैलेंस हो जाएंगे इधर, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, ये दोनों बैलेंस हो गए।
और अब ये पता करते हैं कि mg साइन थीटा लार्जर है या t लार्जर है, ये पता करते हैं। तो mg साइन थीटा कितना है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो mg मास कितना है उसका 10 kg, g बोला है 10 लेने के लिए, और साइन 60 हमको दिया हुआ था, कितना था साइन 60 हमको दिया था 0.87, √3/2 होता है वो 0.87, और इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो ये हो गया 87 न्यूटन। 87 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है mg साइन थीटा। और टेंशन कितना, तो टेंशन हमने पहले पार्ट में सॉल्व किया था, वो था 100 न्यूटन, यानी ऊपर वाला फोर्स है 100, नीचे वाला है 87, जबकि नेट फोर्स को क्या होना चाहिए 0। ऐसे सोचें या फिर ऐसा सोचें कि इसकी टेंडेंसी होगी ऊपर जाने की, यदि ये स्मूथ सरफेस होता तो ये ऊपर जाता, यानी प्लेन के रिलेटिव ऊपर जा रहा है, यानी फ्रिक्शन लगेगा नीचे, और कितना होगा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। ये रेड से जो मैंने दिखाया है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। यानी ऐसा क्वेश्चन यदि आता है आपको फ्री बॉडी डायग्राम यदि बनाना पड़े तो आपको ये सारे फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे। एक तो mg नीचे, फिर नॉर्मल रिएक्शन इधर इंक्लाइन से परपेंडिकुलर, तीसरा फोर्स टेंशन T, और चौथा फोर्स इस तरह आप पता करेंगे कितना होगा, और उसको हमें शो करना पड़ेगा कहाँ, ऐसा अभी हमने देखा नीचे आ रहा है वो, ये है फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये इसके बराबर, और इसका mg cos थीटा जो कंपोनेंट है वो n के बराबर हो जाएगा। तो फ्रिक्शन नीचे हमको दिखाना है, तो ये सब आपको करना पड़ेगी उठापटक, तब वो मिलेगा। पार्ट सी में कह रहे हैं डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स ऑन द प्लेन। इसकी बात कर रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स की। तो डाउनवर्ड्स फोर्सेस कौन कौन से, फ्रिक्शन और mg साइन थीटा, और अपवर्ड फोर्स T, इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा तो हमको मिल जाएगा ये फ्रिक्शन। और ये कितना होगा, क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा, तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो ब्लॉक रेस्ट में स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वो 0 से FL लिमिटिंग तक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तो आपको कैलकुलेशन करके ही बताना पड़ेगा, F प्लस mg साइन थीटा, ये डाउनवर्ड्स फोर्सेस इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स T, इसका मतलब F बराबर T विच इज 100 माइनस mg साइन थीटा, जो हमने अभी कैलकुलेट कर रखा था यहाँ, वो कितना है 87 न्यूटन, तो ये आया 13 न्यूटन। तो ये लिमिटिंग के बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है लिमिटिंग ज़्यादा हो। तो लिमिटिंग कितना होगा वो निकालना होता है यदि मान लो आपको, तो कैसे निकालते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एन, और म्यू कौन सा, म्यू एस, और म्यू एस कितना दिया हुआ है हमको 0.15 और 0.30 दिए थे, उसमें से जो लार्जर वाला है मतलब 0.3, ये म्यू एस, और एन कितना, एन यहाँ से दिख रहा है mg cos थीटा, एम एस 10, जी इज 10, cos थीटा मतलब हाफ, तो ये कितना हुआ, इसको दे दिया ये 10, तो 3 30/2 यानी 15 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो 15 न्यूटन है, पर अभी इस सिचुएशन में जब ये लेफ्ट वाला ब्लॉक रेस्ट में है तब उस पर कितना फ्रिक्शन एक्ट करेगा, 15 न्यूटन का। ये निकालना नहीं था, ये सब भी नहीं करना है, ये भी मनी मन में आप कर सकते हैं, पर इस तरह सॉल्व होगा ये कंप्लीटली। फिर क्या बोल रहे हैं, द स्ट्रिंग इज देन कट एंड द लेफ्ट हैंड बॉक्स स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अब इस रस्सी को काट दिया, अब इस रस्सी को काट दिया यहाँ से, तो अब ये ऐसे मूव करेगा डाउन द इंक्लाइन। और क्या पूछा है हमसे, the string is then cut and left hand box slides down the inclined plane. Determine the amount of mechanical energy that is converted into thermal energy due to the slide to the bottom. कितनी मैकेनिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है वो बताना है हमको। तो फ्रिक्शन ही ये काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी का लॉस करता है, उसको कन्वर्ट करता है थर्मल एनर्जी में। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन यदि निकाल दें, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो हमको ये मिल सकती है थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी जो आ गई है मैकेनिकल एनर्जी में, जितना लॉस आया है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड या थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड, वो होगी वर्क डन बाय फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा, तो उस रस्सी को काटने के बाद अब ये मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा,
और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, वो म्यू के mg cos थीटा और इनटू क्या, ये तो आया फोर्स, इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको माइनस साइन भी आप दे सकते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये कैसा होगा, म्यू के mg cos थीटा इंटू डी, माइनस साइन की बात अभी नहीं करते तो गड़बड़ हो जाएगी। म्यू के कितना, म्यू के है 0.15, मास कितना है 10, g इज 10, cos 60 इज हाफ, और डिस्प्लेसमेंट कितना 2 मीटर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होकर कितना हो गया, ये हो गया 150 जूल, 150 जूल, इतनी एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं चेक करके देखता हूँ, 150 आ रहा है ये तो, और 150 क्यों, अच्छा ये 0.15 है, 0.15 है, तो 0.15 इंटू 100 इज 15, तो 15 जूल एनर्जी ये कन्वर्ट हो गई, ये लॉस आ गया मैकेनिकल एनर्जी में। फिर क्या बोल रहे हैं, डिटरमिन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लेफ्ट हैंड बॉक्स व्हेन इट रीचेस टू द बॉटम ऑफ द प्लेन। तो पहले ये पता कर लेते हैं कि जब ये रेस्ट में यहाँ था तब इसके पास में कितनी एनर्जी थी, तो कितनी थी, इसका मास है 10, जी और एच, ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी, तो ये कितना है 2, ये है 60, तो ये होगा 2 साइन 60, 2 साइन 60, और साइन 60 मतलब √3/2, क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे, साइन 60 हमको दिया है ना, हाँ 0.87, तो ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कहने का ये है mgh, ये एनर्जी थी, ये एनर्जी थी, और लॉस कितने का आ गया है, लॉस आ गया है ये 15 जूल का, तो ये हो जाएगी जो लेफ्ट ओवर काइनेटिक एनर्जी है। इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अब mgh मतलब कितना, वही कह रहा था मैं, m10 g10, और हाइट कितनी है, हाइट है 2 साइन 60, एंड साइन 60 इज 0.87, ये सब कुछ -15 इज इक्वल टू लेफ्ट ओवर काइनेटिक एनर्जी। तो ये 100 से इसका मल्टीप्लीकेशन 87 इंटू 2 -15, सॉल्व करने पर ये लगभग आ जाएगा 158 जूल के बराबर। तो ये फाइनल आंसर है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।